में भी 6 आ जाएगा, यानी 0 कहीं नहीं आएगा। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ना तो 6 आएगा, अथवा तो अदर संख्या भी आ सकती है, लेकिन 0 कभी भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 किसी भी n के लिए नहीं आएगा। तो इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, लिखोगे कैसे, तो चलो अब उसे लिखते हैं हम। सबसे पहले तो इसे मान लेना है, माना क्या मानना है कि 6 की घात n बराबर, हम लिख सकते हैं इसे क्या, 2 की घात 3, 2 गुणे 3 और इनकी घात है n। ठीक है, अब इस घात को मैं ओपन करूं तो कैसे ओपन होगा, 2 की घात n गुणे 3 की घात n हो जाएगा ये। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 की घात n का गुणनखंड 6 की घात n के गुणनखंड में, देखो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ना लिख करके, लेकिन अंत में यानी लास्ट में, अंत में 0 लाने के लिए, यानी हिंदी में शून्य लाने के लिए, लेकिन अंत में शून्य लाने के लिए 6 की घात n में, 6 की घात n के गुणनखंड में 2 की घात n गुणे 5 की 2 की घात n तथा 5 की घात n होना जरूरी है, होना जरूरी है। क्यों भाई ऐसा होना जरूरी है, क्योंकि अगर यही एक गुणनखंड ऐसा है, अगर ये किसी के अंदर शामिल है क्या, 2 की घात n तथा 5 की घात n, अगर ये दोनों गुणनखंड शामिल है किसी के अंदर, तो वो आसानी से हम वहाँ पे n का मान रखें तो कहीं ना कहीं वो हमें लास्ट में 0 दे देगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 की घात n का जो गुणनखंड है 2 गुणे 3 है, ये 2 गुणे 5 नहीं है। अगर ऐसा होता तो लास्ट में हमें 0 मिलता, इसलिए ये क्या है कि n के किसी भी मान के लिए नहीं होगा। और साथ ही साथ ऐसा भी लिखना है, फंडामेंटल थ्योरम, अंकगणित के मूलभूत सिद्धांत से, अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से, प्रमेय लिखो या सिद्धांत लिखो, दोनों ही चलेगा, प्रमेय से यानी फंडामेंटल थ्योरम से। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है ये कि 6 की घात n का केवल यूनिक गुणनखंड है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, अद्वितीय है, यानी अनन्य है, उसे अनन्य भी कह सकते हो, यानी एक और मात्र एक ही उसका गुणनखंड है, और वो क्या है, 2 की घात n गुणे 3 की घात n ही है। यहाँ पे 5 की घात n अगर होता तो ये 0 हो जाता, लेकिन वो नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए शून्य नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं 6 की घात n का गुणनखंड सिर्फ 2 की घात n तथा 3 की घात n है, इसलिए 6 की घात n का मान किसी भी n के लिए, किसी भी n के ऊपर लिख देता हूँ मैं, किसी भी n के मान के लिए शून्य नहीं होगा, दैट्स ऑल। ओके, ये हो गया इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर 6 की घात n है, अगर उसको हम सोल्व करें, n की जगह पे कुछ भी मान रखो, नेचुरल नंबर में से कोई भी मान रखो, तो अगर उस घात को हम ओपन कर देना, 6 की घात 1 रखा तो 1 को ओपन करो, 2 रखा तो 2 को ओपन करो, 3 रखा तो 3 को ओपन करो, तो लास्ट में हमें क्या 0 मिल रहा है। तो ऑब्जर्वेशन अगर हम करें तो कभी भी 0 नहीं मिलेगा, 0 के अलावा अदर हमें संख्या मिल सकती है, लेकिन 0 कभी भी नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर तो हमें लास्ट में 6 ही मिलने वाला है, 0 तो आने का बहुत ही, 0 तो कभी आएगा ही नहीं। इसके अलावा अदर संख्या तो आ सकती है, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। तो 0 आने के लिए अगर इसका गुणनखंड में 2 की घात n गुणे 5 की घात अगर n होता तो ये आ सकता था, क्योंकि उसका गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का कितनी भी घात तो लास्ट में हमें 0 तो मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा इसका गुणनखंड में तो है ही नहीं, इसलिए कभी भी
किसी भी n के मान के लिए लास्ट में 0 नहीं देगा। ये हो गया इसका आंसर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दो संख्या गिवन है। एक तो है 7 गुणे, इसे मैं लिख दूँ 7 गुणे क्या है 11 गुणा 13 + 13, ये है एक तो संख्या। और दूसरी क्या है? दूसरा हमें गिवन है क्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर प्लस क्या है प्लस है 5, ये है +5। ये हमें चेक करके बताना है। क्या बताना है कि ये भाज्य संख्या है। ये तो भाज्य संख्या, इसमें तो बोला ही हुआ ये भाज्य संख्या है, मतलब कि कंपोजिट नंबर है। लेकिन क्यों, वाई कंपोजिट नंबर है, तो ये हमें बताना है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या करो, इसमें से कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन निकालो इन संख्या में से। तो कॉमन क्या है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे 13 ऐसी संख्या है जो दोनों में, यहाँ पर भी है और उस वाले में भी है, प्लस इस तरफ के भी है। यहाँ पर भी 13, यहाँ भी 13। तो 13 को बाहर निकाल लो। 13 को बाहर निकालने के बचेगा क्या 7 गुणा 11 गुणा और प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1, क्योंकि 13 तो बाहर आ गया। अब इसको अंदर सॉल्व कर दो, अंदर वाले को सॉल्व करो। 13 ये दोनों को मल्टीपल करो तो 77 + 1 कितना आ जाएगा? कहना सर यहाँ पे आ जाएगा 13, ब्रैकेट में आ जाएगा 78। ये आ गया इसके साथ मल्टीपल में। ब्रैकेट हटाओगे तो मल्टीपल है ही है इसके साथ, तो ये आ गया सोल्व करने पर ये। अब सेम इसको भी निकालते हैं। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे 5 कॉमन है। 5 यहाँ पर भी और 5 यहाँ पर भी है, दोनों में 5 कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो चलो निकालते हैं 5 कॉमन। 5 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 + 1 बच जाएगा। 2 हमने नहीं लिखा, 2 लिख देते हैं। 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 5 तो यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, हमने कॉमन निकाल लिया 5। उसके बाद क्या करना है, इनको आपस में मल्टीपल करो, इक्वल्स टू 5, इसको मल्टीपल करो। 7 गुणा 6, 7 × 42 और फिर इनका मल्टीपल यहाँ मैं करता हूँ 42 गुणा, ये आ गया 12, 4 × 12, 12 दूना 24, 24 का मल्टीपल कर दो। क्या आएगा 4 दूना 8, ये आ जाएगा 8 और 4 चौके 16, फिर 2 का करोगे तो आ जाएगा 84। इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 8, 6 × 4 = 10, हासिल 1, ये आ गया 10, यानी आ जाएगा 1008। 1000 यहाँ पे आ गया 8, और 1008 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 1009। यानी इसकी जगह पे हम इसको सोल्व करें ना, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1009। ये आ गया ये। और ब्रैकेट जैसे ही हटाओगे ये बन जाएगा क्या मल्टीपल तो ऐसे है ही है, सिर्फ ब्रैकेट हटा दो तो मल्टीपल का सिंबल लिख देंगे। ठीक है, अब ये दोनों को हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्यों है। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पे आओ ना। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, वो ये कहती है कि ऐसी संख्या को हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसके क्या हो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो यहाँ पे चेक करो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, देखो यहाँ पे, अरे यहाँ पे तो 2 ही है, यहाँ पर भी तो 2 ही है, 2 से ज़्यादा कहाँ है यहाँ, तो हम कैसे लिखेंगे कंपोजिट नंबर है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि एक का मल्टीपल किसी भी नंबर्स में करो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो आपस में क्या है, आइडेंटिटी है, इसलिए हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, मतलब ये क्या हो गई, भाज्य संख्या बन गई। इसे अब हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। क्यों? तो उसका कारण आ गया कि इन नंबर्स का 2 से ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पाथ यानी कि
एक रूट है इस टाइप का, एक वृत्ताकार क्या है, रूट है सर्कल टाइप का, उसके चारों ओर रास्ता है, मतलब वहाँ से हम जा सकते हैं, ऐसा है। यहाँ पे एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, और तो कितने समय बाद उन लोग एक दूसरे को वापस मिलेंगे उसी जगह पे, ये हमें बताना है। कहने का मतलब ये कि ये वृत्ताकार रूट है, सर्कल एक रूट है सर्कल टाइप में। यहाँ पे सोनिया और रवि क्या करते हैं, चलने का कंपटीशन करते हैं। ये दोनों क्या करेंगे, चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, मान लो यहाँ से दोनों चलना शुरू किए, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जब इन लोग चलना शुरू करें ना, तो इन लोग कब एक दूसरे को वापस इसी बिंदु पर, इसी पॉइंट पर मिलेंगे, कौन से समय पर। तो यहाँ पे देखो इसकी चाल मेंशन की हुई है कि ये चलती एक चक्कर जब इसका लगाएगी ना पूरा गोल गोल घूम करके, तो इसको लग जाते हैं 18 मिनट, और जब ये एक चक्कर लगाएगा तो इसे लग जाते हैं 12 मिनट। देखने से पता चल रहा है कि रवि की क्या है, स्पीड ज़्यादा है सोनिया से। इसकी चाल जो है, इसकी स्पीड इसकी तुलना में ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है गर्ल्स का क्या होगा, चाल हमेशा ही कम होगा, उसकी जो स्पीड होगी बॉयज़ की तुलना में हमेशा कम ही होगी। तो इसलिए ये क्या होगा, ज़्यादा समय लेगी और ये कम समय लेगा, ठीक है। अब अगर इसे एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, तो 2 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, तो कहना सर 18 में 18 प्लस कर दो तो आ जाएगा 36 मिनट लगेंगे। इसे कितना लगेगा, 24। और फिर तीसरा अगर मैं चक्कर पूछूं तो बोलोगे सर इसको वापस प्लस कर दो 18, कितना लग जाएगा, तो 54, और इसे कितना लगेगा, 36। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और चौथे में कितना लगेगा, तो कहना सर ये आ जाएगा 72, और ये आ जाएगा 48 मिनट लगेंगे। तो ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, तो ये दोनों एक दूसरे को कम मिल रहे हैं, तो कहना सर यहाँ पे 36 पे मिल रहे हैं। 36 जब मिनट होगा तो 36 मिनट पर ये दोनों यहाँ पर होंगे, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36 मिनट पर। 36 मिनट पर ये दोनों वापस एक दूसरे को मिलेंगे, वही पॉइंट पे जहाँ से हम लोग ने चलना शुरू किया था। इसके अलावा आप ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, इनका एलसीएम निकाल लो तो फिर भी आपको मिल जाएगा किसका, 18 और 12 का। इनकी जो स्पीड है ना उसका निकाल लो एलसीएम, तो फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर आएगा 36। ओके, निकाल के देखना ऐसे भी, तो फिर भी आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना उसको हमने हिंदी में सोल्व किया। इसके अलावा ये क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल में भी गिवन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो ना, तो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसी के जैसा ही पूरा सेम सॉल्यूशन है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5 को जो सॉल्यूशन है उसको फॉलो करते हुए करेंगे, और हिंदी मीडियम वाले के लिए तो मैंने यहाँ पे लिखवा ही दिया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो यहाँ पे देखो 1.2 एक्सरसाइज पूरी ही कंप्लीट हो गई, और फिर अगले वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे अपने अच्छे से दिमाग में बैठाओ और अच्छे से उसे समझने की कोशिश करो। तब तक के लिए